दुनिया का पहला ऐसा शिप जो समंदर का सीना चीर डालता था और हवाओं को अपने साथ ले उड़ता था। यूएसएस प्लेन वेव अमेरिकन नेवी का वो शिप था जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। गहरे और तूफानी समंदरों में जहां नॉर्मल शिप्स को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तो उधर यूएस नेवी का ये शिप लहरों पर तैरता नहीं बल्कि उड़ता था। पर सोचने की बात यह है कि अगर ये शिप इतनी एडवांस थी तो फिर इसमें ऐसे क्या मसले पेश आए कि यूएस नेवी को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। ये बात है 1960 की, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। दोनों मुल्क इस रेस में लगे थे कि कैसे भी करके खुद को ताकतवर दिखाया जाए। अब खुद को ताकतवर दिखाने के लिए ये ज़रूरी था कि ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे हथियार दिखाए जाएं जो दुनिया ने पहले कभी ना देखे हों। यूएस नेवी, जिसने वर्ल्ड वार 2 में अपने परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया में अपना रौब और दबदबा जमाया हुआ था, उनका ये रौब और दबदबा रूस की चंद नई इजादात से अब खतरे में पड़ चुका था। रूस ने एक एडवांस लेवल की न्यूक्लियर सबमरीन बनाना शुरू कर दी थी, जिसका चाहते हुए भी अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यह सबमरीन पानी के अंदर 75 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती थी। इसके मुकाबले में यूएस नेवी की सबमरीन बहुत स्लो स्पीड थे। रूस की सबमरीन इतनी एडवांस थी कि ये 350 मीटर की गहराई में जाकर यूएस नेवी के रडार से छुपने की सलाहियत रखती थी। अमेरिका को यह खतरा था कि रूस की सबमरीन हमारे शिप्स को आसानी से तबाह कर सकती हैं। अगर वो हमारे रडार पर भी नजर आ गई तो फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसकी रफ्तार तेज होने की वजह से न सिर्फ इसको पकड़ना मुश्किल था, बल्कि इस वक्त के मिसाइल जो कि अंडर वाटर मिसाइल होते थे, उनकी स्पीड भी रूसी सबमरीन से काफी कम थी। अमेरिका के पास इनसे निपटने के लिए एक ही रास्ता था कि ऐसी शिप्स बनाई जाएं जो रूसी सबमरीन से ज्यादा तेज रफ्तारी से चल सकें। अमेरिकन नेवी के इंजीनियर जो चीज ढूंढ रहे थे वो एक इटालियन इंजीनियर 1906 में बना चुके थे। उन्होंने एक ऐसी शिप बनाई थी जो अंडर वाटर विंग्स से काफी तेज चल सकती थी। ये अंडर वाटर विंग्स शिप के नीचे लगे होते थे और जब बोट थोड़ी स्पीड पकड़ती थी तो पानी का प्रेशर इन विंग्स को ऊपर उठा देता था। शिप की बॉडी पानी से बाहर हो जाती थी, जबकि सिर्फ विंग्स ही पानी के अंदर रहते थे। ऐसा करने से पानी में पैदा होने वाला फोर्स कम हो जाता था और शिप ज्यादा तेजी से चलती थी। इस डिजाइन को हाइड्रोफाइल का नाम दिया गया था। 1906 के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां भी आती गईं। फिर 1950 में ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल बोट्स में भी अप्लाई की जा चुकी थी। हाइड्रोफाइल का ये डिजाइन अमेरिकन नेवी को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन इसमें एक मसला था। मसला ये था कि ये शिप वहां चल सकती थी जहां पानी पुरसकून होता था। हाइड्रोफाइल का ये डिजाइन अमेरिकन नेवी को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन इसमें एक मसला था। मसला ये था कि ये शिप वहां चल सकती थी जहां पानी पुरसकून होता, क्योंकि ओशियन में अमेरिकन नेवी को इसकी ज़रूरत थी। वहां लहरें बहुत खतरनाक हो जाती थी, इसलिए उनके लिए वहां तेज रफ्तार चलना मुमकिन ना था। यही वजह थी कि अमेरिकन नेवी ने इस हाइड्रोफाइल डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए। इसमें अंडर वाटर विंग्स को बिल्कुल फ्लैट करके पानी के अंदर पोजीशन किया गया। पानी की लहरें शिप की बॉडी और विंग्स के दरमियान होती थी, जिससे तेज रफ्तारी में भी शिप अपने आप को लेवल में रख पाती थी। नए डिजाइन में मसला सिर्फ ये था, विंग्स को बोट के चलते चलते ऐसे मोड़ना था कि जिससे शिप की पोजीशन हर वक्त सीधी रहे। किस्मती से ये टेक्नोलॉजी भी 1960 में दरियाफ्त हो गई। अमेरिकन नेवी को अब यकीन हो चुका था कि इसी सबमरीन से निपटने के लिए यही डिजाइन बेहतरीन रहेगा।
भविष्य में ये हाइड्रोफाइल शिप्स रूसी सबमरीन का पीछा भी कर सकेगी। 1970 में अमेरिकन नेवी इन शिप्स के 4 डिजाइन बना चुकी थी, जिसमें सबसे बड़ी 320 टन वजनी यूएसएस प्लेन वेव भी शामिल थी। इस वक्त हाई स्पीड शिप कहलाती थी। स्लो स्पीड पर ये वैसे ही चलती थी जैसे नॉर्मल शिप्स चलते हैं। जब इसकी स्पीड बढ़ानी होती तो इसके हाइड्रोलिक फाइल्स को हाइड्रोलिक जैक की मदद से नीचे कर दिया जाता। ये 14,000 हॉर्स पावर के इंजन्स थे जो असल में F4 फाइटर जेट के इंजन थे। ये शिप 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। रूसी सबमरीन से भी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा थी। जिसके अलावा इस पर एक और हाई स्पीड इंजन लगाने की जगह भी मौजूद थी। इससे हैरत अंगेज तौर पर इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हो जाती थी। इन सब चीजों के अलावा इस शिप पर एडवांस ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था, जो कि इस शिप को 10 फुट की वेव्स में भी कंट्रोल कर सकता था। अमेरिकन नेवी ने ठीक ठाक खर्चा करके इन शिप्स को तैयार करवाया, लेकिन इन शिप्स को कंस्ट्रक्शन में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया। तकरीबन 14 साल लग गए और जब 1974 में इनको तैयार किया गया तब ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी जिससे सबमरीन को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया जा सकता था। यानी जिस मकसद के लिए इन शिप्स को बनाया गया था वो काम अब दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। इसके अलावा इनकी मजबूती भी बहुत कम थी। कुल मिलाकर जहां अमेरिकन नेवी का ये एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक कामयाब हुआ, वहीं कई लोग इसके खिलाफ भी हो चुके थे। दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में ये शिप्स सिर्फ एक डमी बनकर रह गए थे। 10 साल ये शिप सर्विस में रहे के बाद फाइनली रूस टूट गया और कोल्ड वार का अख्ताम हो गया और 1994 में इन शिप्स को हमेशा के लिए डीकमीशन कर दिया गया। वो शिप्स जो किसी दौर में समंदरों पर उड़ा करती थी, उसका मलबा आज ऑस्ट्रेलिया के साहल पर लावारिस पड़ा हुआ है।